नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई करंट यूट्यूब चैनल में। ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ दोस्तों, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ में शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में गुणवत्ता आश्वासन महानिर्देशक के रूप में पदभार किसने संभाला है दोस्तों? लेफ्टिनेंट जनरल आर.एस. रीन, लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, सीडीएस अनिल कुमार चौहान, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मनोज पांडे। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला वाला, लेफ्टिनेंट जनरल आर.एस. रीन ने गुणवत्ता आश्वासन महानिर्देशक के रूप में पदभार संभाला है। दोस्तों ये जो देख लेते हैं थोड़ा लेफ्टिनेंट जनरल के बारे में, और जनरल और मेजर जनरल क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणवत्ता आश्वासन जो महानिर्देशक बनाया गया है वो एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी है। तो इसलिए दोस्तों ये लेफ्टिनेंट जनरल के बारे में देखना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या होता है। लेफ्टिनेंट जनरल एक सेकंड हाईएस्ट रैंक है किसमें? आर्मी के अंदर। आर्मी के अंदर दोस्तों एक सेकंड हाईएस्ट रैंक है जो कि 3 स्टार होती है। कितनी स्टार? 3 स्टार। 3 स्टार होती है दोस्तों। और इसके ऊपर 3 स्टार के बाद में आता है 4 स्टार। 4 स्टार दोस्तों आता है, 4 स्टार रैंक का अधिकारी, 4 स्टार। और ये जो पद होता है ये जनरल का पद होता है दोस्तों। जनरल जनरल का पद होता है जो कि सर्वोच्च पद होता है सेना का। और मेजर जनरल ये लेफ्टिनेंट जनरल के नीचे की पोस्ट होती है और ये 2 स्टार होता है, थर्ड हाईएस्ट रैंक इन द इंडियन आर्मी। ये होती तीसरे नंबर की सबसे हाईएस्ट रैंक है दोस्तों, हाईएस्ट रैंक। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार 75वां 75th नंबर का जो आर्मी डे है वो बेंगलुरु में सेलिब्रेट किया गया था। इंडियन वायुसेना डे दोस्तों कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और इंडियन नौसेना डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 दिसंबर को। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पे है दोस्तों? देहरादून में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? श्रीनगर में। और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस जिसके लेफ्टिनेंट जनरल दोस्तों आर.एस. रीन अभी हाल ही में महानिदेशक बनाए गए हैं। किसके? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस। और इस कहाँ पे संस्थान है इसका? बेंगलुरु में। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में। और ब्यूरो वेरिटास जो कि कहाँ पर है? बेंगलुरु में। देख लेते हैं दोस्तों DGQA क्या होता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस एक अंतर सेवा संगठन है जो रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग के तहत काम करता है। किस विभाग के तहत? रक्षा उत्पादन विभाग के तहत दोस्तों। ये भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और नौसेना में दोस्तों नौसेना आयुक्त को छोड़ करके निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से खरीदे गए भारतीय वायुसेना के लिए सामान्य उपयोगकर्ता वस्तुओं के लिए आयातित और स्वदेशी दोनों रक्षा भंडारों और उपकरणों के दूसरे पक्ष की गुणवत्ता आश्वासन के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। कहने का मतलब ये है जो सेना के लिए क्या दोस्तों? सेना के लिए जो भी सिक्योरिटी उपकरण खरीदे जाते हैं तो उनकी क्वालिटी को चेक करने का काम कौन सी संस्था करेगी दोस्तों? तो वो होती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस। चाहे वो देश के अंदर कोई भी सामान खरीदा गया हो जो कि रक्षा के काम में लिया जाएगा, जो कि देश की सेना के काम के लिए लिया जाएगा, तो उसकी क्वालिटी को चेक करना और क्वालिटी की गुणवत्ता को बनाए रखना ये DGQA का काम होता है दोस्तों। चाहे वो देश के अंदर ही वो सामान खरीदा गया हो और चाहे वो देश के बाहर खरीदा गया हो दोस्तों, चाहे वो देश के बाहर खरीदा गया हो, तो इन सब की क्वालिटी को चेक करने का काम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस करता है, जिसके जो है जिसके लेफ्टिनेंट कौन दोस्तों? रीन बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। देश की शीर्ष तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC अपनी सभी रिफाइनरियों में हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी तथा अपने परिचालन से शुद्ध उत्सर्जन शून्य करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए को हरित बदलाव योजना पर काम कर रही है। शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य जो दोस्तों है वो कब तक रखा है IOC ने, यानी कब तक ये शून्य उत्सर्जन कर लेंगे? 2047, 2045, 2046 या फिर 2050? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 2046 तक अपनी सभी रिफाइनरियों में शून्य उत्सर्जन करने का फैसला लिया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। रिफाइनिंग क्षमता दोस्तों IOC की कितनी है? 81.2 मिलियन टन प्रति वर्ष है दोस्तों। लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि हम इसकी क्षमता को और बढ़ा पाएँ, जिससे कि जितनी मांग बढ़ रही है देश के अंदर उसको पूरा किया जा सके।
106.7 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। भारत की तेल मांग 2030 तक 5.1 बिलियन बैरल से 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो जाएगी दोस्तों, और 2040 तक 9 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच जाएगी। ग्रीन हाउस प्रभाव दोस्तों क्या होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव को हरित ग्रह प्रभाव भी दोस्तों बोलते हैं। एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म करने में दोस्तों क्या करती हैं, मदद करती हैं, है ना। जैसे जैसे ये ऐसी गैसों ऐसी गैसें बढ़ती हैं, वैसे वैसे हरित हाउस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आता है। ग्रीन हाउस गैसें दोस्तों होती कौन कौन सी हैं, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। दोस्तों पूछी जाती हैं कि ग्रीन हाउस गैसें इनमें से कौन सी हैं जो वातावरण को प्रभावित करती हैं। तो पहले नंबर पे CO2, दूसरे नंबर पे मीथेन, और जलवाष्प यानी H2O, और नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, और ओजोन जो आता है इसका रासायनिक सूत्र होता है O3। ग्रीन हाउस प्रभाव अस्तित्व के बारे में दोस्तों 1824 में जोसेफ फुरियर ने बताया था। और IOC एक महारत्न कंपनी है दोस्तों। कैसी कंपनी है? IOC एक महारत्न कंपनी है। स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1959 में, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अध्यक्ष दोस्तों कौन है? श्रीकांत माधव वैश्य। और कुल जो महारत्न कंपनियां हैं, यानी कुल कितनी कंपनियां महारत्न? 12 महारत्न कंपनियां हैं प्रेजेंट टाइम पर। ठीक है दोस्तों, और वो 12 महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं? ONGC, भेल, BPCL, CIL, गेल, HPCL, IOCL, NTPC, और PGCIL, और सेल, PFCL, और REC। महारत्न कंपनी की दोस्तों परिभाषा क्या होती है कि लगातार 3 वर्षों तक 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ होना चाहिए, ठीक है, या फिर 3 साल के लिए औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए होना चाहिए, या फिर तीसरी कंडीशन ये है कि उसका औसत कारोबार 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक दोस्तों क्या है? यानी आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? 55वीं है, 44वीं है, 43वीं है, या फिर 42वीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वीं, यानी 42वीं भारत की रैंक इस बार है। जबकि 2022 में आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत की रैंक थी 43वीं। ठीक है दोस्तों, तो ये पिछली बार का भी याद रखना है और इस बार का भी याद रखना है। तो 2023 में कितनी है? 2023 में 42वीं है, ये याद रखना है दोस्तों। जारी करता कौन? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि वार्षिक यानी ईयरली दोस्तों इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है वार्षिक तौर पर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को कवर करता है और दुनिया की 90% GDP को भी कवर करता है दोस्तों। 2022 में भारत की रैंक कितनी थी दोस्तों? 43वीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। 3 साल के अंतराल के बाद विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, या फिर मुंबई? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा नई दिल्ली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन दोस्तों किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। मेले में 30 से अधिक देश प्लस दोस्तों 1000 प्रकाशक जो है भाग लेंगे इसमें। और स्थल क्या है, कहाँ पे हो रहा है? प्रगति मैदान, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और गवर्नर हैं श्री विनय कुमार सक्सेना। उप गवर्नर दोस्तों, गवर्नर स्टेट में गवर्नर का पद होता है, लेकिन एक यूटी के अंदर, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर उप गवर्नर बोला जाता है दोस्तों, उप गवर्नर का पद होता है। तो उप गवर्नर कौन है दोस्तों? दिल्ली के श्री विनय कुमार सक्सेना, और विधानसभा सीट है 70 और लोकसभा सीट है 7। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। किस राज्य ने अपने यहाँ तटीय पर्यटन को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए, कौन से पर्यटन को? तट के देने के लिए उडुपी जिले के बेंदूर में डॉकेज की पेशकश करने वाले देश की पहली मरीना या एक नाव बेसिन का क्या करेगा? निर्माण करेगा। उस राज्य का नाम क्या है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक इज द राइट आंसर। लोक नृत्य देख लेते हैं कर्नाटक के दोस्तों। डोलू कुनिथा, गरुंडी गोम्बे, वीरगासे, यक्षगान, और कृष्ण पारिजात, बयालता, और राजधानी दोस्तों है बेंगलुरु, और गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत, और CM हैं बसवराज बम्बई। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में मेटा प्लेटफॉर्म्स पर LLAMA यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक एक बड़े भाषा मॉडल के शोधकर्ताओं के लिए जारी करने की घोषणा की है, जो कि OpenAI के GPT-3 की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। और मेटा के CEO का नाम दोस्तों क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई, शांतनु नारायण, या फिर दिनेश खारा।
तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, बताइए मेटा के सीईओ कौन है? तो मेटा के सीईओ हैं दोस्तों मार्क जुकरबर्ग। मेटा की स्थापना 2004 में दोस्तों, मेटा की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। और इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोस्तों कौन है? मार्क जुकरबर्ग है दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग, ये याद रखना है दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग। मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? मेनलो पार्क और कैलिफोर्निया यूएसए में। फेसबुक की मूल कंपनी दोस्तों मेटा प्लेटफॉर्म इंक ने आधिकारिक तौर पर अपने शेयर बाजार टिकर प्रतीक को एक एफ दोस्तों फेसबुक से मेटा में बदल दिया। नाम परिवर्तन पहली बार दोस्तों कब किया गया था? अक्टूबर 2021 को। और जो प्रभावी हो गया यानी लागू जब जब से हो गया वो डेट थी जून 2022 दोस्तों, यानी जून 2022 से मेटा को मेटा बुलाया जाने लगा। हाल ही में आयोजित बहुपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग बिल में भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित हल्का लड़ाकू विमान तेजस किन किन देशों में से एक के साथ अभ्यास नहीं करेगा? यूएई, फ्रांस, यूएसए, बांग्लादेश। तो बताइए दोस्तों किसके साथ में अभ्यास नहीं करेगा? यानी ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है, इसमें बहुत सारे देश शामिल हो रहे हैं। तो इस बहुपक्षीय में शामिल होने वाले सभी देशों के साथ तो तेजस यानी ये जो अपना LCA लड़ाकू विमान है तेजस, ये तो भाग लेगा, लेकिन एक ऐसा देश है जो इस बहुपक्षीय एक्सरसाइज में भाग नहीं लेगा। तो उस पर्टिकुलर देश के साथ में ये भाग नहीं लेगा, यानी अपनी एक्सरसाइज को नहीं करेगा। तो उस पर्टिकुलर कंट्री का नाम बताना है। तो यूएई, फ्रांस या फिर यूएसए या फिर बांग्लादेश। तो यहाँ पर दोस्तों बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश इस अभ्यास में भाग नहीं ले रहा है, इसलिए इसके साथ में कोई भी इस तरह के कारनामा नहीं किया जाएगा। अल दफरा एयरबेस, ये दोस्तों कहाँ पे है? संयुक्त अरब अमीरात में, क्योंकि इसी एयरबेस पर LCA तेजस ने लैंडिंग करी थी दोस्तों। इस एक्सरसाइज में अभ्यास करने के लिए इसको रवाना किया गया था और इसी अल दफरा एयरबेस में LCA तेजस ने लैंड किया और ये अल दफरा एयरबेस संयुक्त अरब अमीरात में है। बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लेने वाले देशों के नाम हैं यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और अमेरिका। LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है दोस्तों। HAL द्वारा निर्मित तेजस एकल इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो खतरे वाले वायु वातावरण में काम करने में सक्षम है दोस्तों। यूएई की दोस्तों राजधानी है आबू धाबी और क्षेत्रफल है 83,600 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है 9.2 मिलियन और भाषा है अरबी। जीवन प्रत्याशा दोस्तों यहाँ पर क्या होती है? यानी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो जीने की एक पर्टिकुलर उम्र है, वो होती है जीवन प्रत्याशा। तो जीवन प्रत्याशा जो पुरुषों की वहाँ पर औसतन जो पुरुष जीते हैं वो 78 वर्ष है और फीमेल जो जीती हैं वो है 81 वर्ष फीमेल, यानी महिलाओं की ज़्यादा जीवन प्रत्याशा होती है दोस्तों पुरुषों के मुकाबले में। तो राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये दोस्तों वहाँ के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में तवाजुन परिषद, जो कि कहाँ की है दोस्तों? तवाजुन परिषद यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी दोस्तों IDX और नौसेना रक्षा प्रदर्शनी NAUTX 2023 के तीसरे दिन 5.8 बिलियन DHS के कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो बताइए 11 समझौतों पर 12, 13, 14 कितने सही हुए किया समझौता? तो आंसर हो जाएगा 11 समझौतों पर दोस्तों हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में वित्तीय अपराध निगरानी संस्था FATF दोस्तों ने यूक्रेन संघर्ष के कारण उस देश की सदस्यता रद्द कर दी है। तो उस देश का दोस्तों क्या नाम है? तो FATF दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो FATF दोस्तों, FATF की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1989 में और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में दोस्तों। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों रूस, यानी रूस की सदस्यता दोस्तों रद्द कर दी है। तो इसमें टोटल कंट्री कितने हैं दोस्तों? सदस्य कितने हैं? 39 मेंबर हैं दोस्तों इसमें। अध्यक्ष कौन है दोस्तों FATF के? T राजा कुमार। और FATF एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित करके और राष्ट्रों द्वारा उनके पालन की निगरानी करके मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से लड़ने के लिए बनाया गया था। हाल ही में तोराखाम बॉर्डर को फिर खोल दिया गया है। सीमा खुलने से फंसे 7,000 ट्रकों की फिर से आवाजाही शुरू हो गई है। आतंकी संगठन TTP के हमलों के चलते किन दो देशों के संबंध ठीक नहीं चल रहे थे और उन दो देशों के नाम दोस्तों क्या है? तो तोरखाम बॉर्डर दोस्तों, तोरखाम बॉर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये किन दो देशों के बीच में है ये बताना है, जिनके चलते यानी ये तोरखाम बॉर्डर का विवाद क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि हाल ही में जो TTP यानी TTP नाम का दोस्तों जो आतंकवादी संगठन है उसने क्या कर दिया था? हमला कर दिया था एक अन्य देश के ऊपर। उसके चलते ये सब संघर्ष हुआ और उसके बाद में तोरखाम बॉर्डर को बंद कर दिया गया, जिससे बहुत सारी मुश्किलें चल रही हैं। तो ये तोरखाम बॉर्डर दोस्तों कहाँ पे है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में
तोरखाम बॉर्डर आता है दोस्तों। तोरखाम क्रॉसिंग बॉर्डर पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है और पाकिस्तान को मध्य एशियाई देशों से दोस्तों जोड़ता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान संयुक्त वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के निदेशक कौन है दोस्तों? जिया उल हक सरहदी। इन्होंने इस चीज़ की जानकारी दी कि बॉर्डर को ओपन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में खेले जा रहे महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब लगातार छठी बार किसने जीत लिया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? तो बताइए दोस्तों, महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों लगातार छठी बार लगातार दोस्तों इसने जो है जीत लिया है महिला T20 वर्ल्ड कप। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान दोस्तों हैं मैंग लैनिंग, राजधानी है कैनबरा, पीएम है एंथनी अल्बनीज। और किसको दोस्तों हरा करके इसने जीता है? तो हरा कर जीता है दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका को हरा करके इसने महिला T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया। दक्षिण अफ्रीका पहली बार सेमीफाइनल से फाइनल खेल रही थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों, हाल ही में I2U2 देशों की एक उप मंत्री बैठक ने ऊर्जा संकट और खाद्य असुरक्षा के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए चर्चा की। I2U2 देशों में कौन नहीं आता है? तो इजराइल दोस्तों, इंडिया, USA या फिर UK? तो बताइए दोस्तों क्या आ जाएगा? I2 और U2 एक ग्रुप है और इस ग्रुप में दोस्तों 4 कंट्रीज़ हैं। तो उन 4 कंट्रीज़ में से यहाँ पर एक कंट्री उसमें नहीं आती है। तो दोस्तों इसमें कौन सी नहीं आती है? इसमें UK नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं कि I2U2 में कौन-कौन से देश आते हैं। तो एक तो दोस्तों आता है इजराइल आता है, इजराइल और इंडिया। ये दोस्तों क्या है? ये है I2, यानी I2 का मतलब दोस्तों होता है कि I 2 बार है, यानी I जो फर्स्ट करैक्टर है दोनों देशों का, तो 2 बार आएगा। I फॉर इजराइल और I फॉर इंडिया। तो इसी प्रकार से जो U2 है, U2 यानी इसमें भी वही सेम सिचुएशन लागू होती है। U फॉर USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये यहाँ भी U फॉर USA और U फॉर UAE। तो I2U2 में दोस्तों कौन सा देश शामिल नहीं है? तो यहाँ पर UK देश शामिल नहीं था। तो प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $5.2 अरब में 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? तो वो कौन सा देश है दोस्तों? जर्मनी, इजराइल, बांग्लादेश या फिर फ्रांस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी के साथ में 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारत ने $5.2 अरब में 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता किया है। तो जर्मनी की दोस्तों राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी है दोस्तों बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और चांसलर है दोस्तों ओलाफ स्कोल्ज। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग में प्रोफेसर हैं। इन्होंने दोस्तों मार्कोनी पुरस्कार 2023 जीता है दोस्तों, मार्कोनी पुरस्कार 2023। तो ये जो बताना है दोस्तों, ये किसको दिया गया है? हरि बालकृष्णन, संतोषी नाकामोटो, श्री प्रकाश या फिर मनमोहन जी? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हरि बालकृष्णन। कैम्ब्रिज मोबाइल टेलीमैट्रिक्स के संस्थापक कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को ये पुरस्कार दिया गया। मार्कोनी सोसाइटी का प्रमुख पुरस्कार है। यह पुरस्कार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उन्नति के माध्यम से डिजिटल समावेशिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नवप्रवर्तकों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व एनजीओ दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो विश्व एनजीओ दिवस बताना है कब मनाया जाता है दोस्तों? 27 फरवरी, 22 फरवरी, 4 फरवरी या फिर 11 फरवरी? तो बताइए दोस्तों यहाँ पर कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 27 फरवरी को दोस्तों एनजीओ दिवस मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस जो है कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। विषय दोस्तों क्या है? मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में गैर सरकारी संगठन की भूमिका और प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश ने झोंगा सिंह 26 उपग्रह मिशन के साथ कक्षीय प्रक्षेपण फिर से शुरू किया है दोस्तों? तो चीन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, चौथा है उत्तर कोरिया। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, यानी पहला क्वेश्चन सही है। चीन का आधिकारिक नाम दोस्तों क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और सरकार जो है, सरकार का यानी किस प्रकार की सरकार है वहाँ पर? तो सरकार वहाँ पर दोस्तों कम्युनिस्ट सरकार है, कम्युनिस्ट प्रकार की सरकार है। तो राजधानी दोस्तों क्या है? बीजिंग। और जनसंख्या यहाँ पर इतनी है। भाषाएं चीनी और मंदारिन, मुद्रा युआन और रेनमिनबी। और प्रमुख नदियाँ दोस्तों हैं यांगजी और येलो पीली नदी दोस्तों। यांगती जो नदी है, यांगजी जो नदी है दोस्तों, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। और क्षेत्रफल इसका दोस्तों कितना है? महाराष्ट्र के दोस्तों 2 डिस्ट्रिक्ट, एक का नाम है औरंगाबाद और दूसरे का नाम है उस्मानाबाद। तो उस्मानाबाद जिला और औरंगाबाद जिला का नाम दोस्तों क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है। तो औरंगाबाद का नया नाम दोस्तों क्या कर दिया गया है? छत्रपति संभाजी नगर बना दिया गया है। और इसकी दोस्तों
ये बना दिया गया है। और उस्मानाबाद का नया नाम दोस्तों धाराशिव जिला करने की बात चल रही है, जिसको मंजूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी है। औरंगाबाद का नाम मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर रखा गया था और उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद रियासत के 20वीं सदी के शासक के नाम पर रखा गया था। छत्रपति संभाजी राजे छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे और मराठा राज्य के दूसरे शासक थे। दोस्तों दूसरे शासक कौन थे दोस्तों? छत्रपति संभाजी राज। और 1689 में औरंगजेब के आदेश पर संभाजी महाराज को फांसी दोस्तों दे दी गई थी। धाराशिव देख लेते हैं दोस्तों। उस्मानाबाद के पास एक गुफा परिसर का नाम कुछ विद्वानों के अनुसार यह गुफा 8वीं शताब्दी का है। गौरतलब है कि हिंदू दक्षिणपंथी संगठन लंबे समय से दोनों शहरों का नाम बदलने की मांग कर रहे थे। और सीएम दोस्तों कौन है वहाँ पर? एकनाथ शिंदे। और गवर्नर कौन है? रमेश बैस। स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1 मई 1960 को। हाल ही में कोल जनजाति महाकुंभ को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। इसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो बताइए दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों किया गया मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन दोस्तों किया गया। और किसके द्वारा इसको संबोधित किया गया है? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अमित शाह। मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। राजधानी दोस्तों है एमपी की भोपाल। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 की शुरुआत कहाँ की गई है? तो महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 की शुरुआत की गई है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव है जिसमें दोस्तों भारत की संस्कृति और विभिन्न प्रकार के कलाकारों के बारे में यहाँ पर दिखाया जाता है। और इन संस्कृति कार्यक्रमों के अलावा भी अन्य प्रकार के सामानों को भी प्रमोट किया जाता है दोस्तों। और इसमें जो इस महोत्सव की जो शुरुआत हुई है वो हुई है मयूर वैद्य और मृणमयी देशपांडे। ये दोनों दोस्तों क्या है? ये कथक जो है कथक डांसर है दोस्तों। और कथक जो है वो कहाँ का दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। सितार वादक दोस्तों याद रखना है उस्ताद सुजात हुसैन और रविचारी हैं। और तबला वादक है अमित चौबे और मुकेश जाधव जी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19, सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश ने ही सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप दोस्तों जीत ली है, मध्य प्रदेश। और किसको दोस्तों हराया है? हराया किसको हराकर जो है दोस्तों जीत लिया है? तो हॉकी महाराष्ट्र को हरा करके ये जीता है, हॉकी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य के पर्यटन उद्योग में महिलाओं का स्वागत करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार संयुक्त राष्ट्र महिला ने एक समझौता किया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में यूथ 20 इंडिया समिट का आयोजन महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ोदरा में किया जाएगा। ये किस राज्य में दोस्तों? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे हुए। अब पीएम मोदी इसकी कितने नंबर की किस्त को जारी करेंगे दोस्तों? हमने भी बताया था कि पीएम जो किसान है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना दोस्तों, इसकी शुरुआत दोस्तों कहाँ से की गई थी? तो 24 फरवरी गोरखपुर से, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, गोरखपुर यूपी से दोस्तों, गोरखपुर यूपी से इसकी शुरुआत की गई थी। तो अभी तक टोटल दोस्तों 12 किस्तें जारी हो चुकी हैं। और ये जो 4 साल ये जो पीएम मोदी जारी करेंगे ये 13वीं दोस्तों किस्त होगी। ये कितने नंबर की किस्त होगी? 13वीं नंबर की। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर 2। पीएम किसान 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से लॉन्च की गई और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।